ओम गणेशाय नमः। वो है ना, पहली जो कास्टिंग है 124/15 वॉट। प्रोजेक्शन एरिया इसके अंदर कितना है, 46,735 mm²। ठीक है, प्रोजेक्शन एरिया जो है इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 mm²। वन टू 4/15 वाट। ठीक है, हमारा ये आपने भेजा है मेरे को, ये कास्टिंग का है, शॉर्ट का प्रोजेक्शन एरिया है जो लिखा हुआ है इसमें, शॉर्ट पे है ना, शॉर्ट प्रोजेक्शन एरिया। फोर सिक्स 735 mm²। ठीक है, अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 467.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास दूसरी चीज है गेट एरिया। गेट एरिया कितना है हमारे पास में, 53 mm²। इसको अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कास्टिंग वेट जो है हमारा, कास्टिंग वेट है हमारे पास 115 ग्राम। ठीक है, शॉर्ट वेट जो है हमारे पास में वो है 270 ग्राम। प्लंजर का डायमीटर जो है हमारे पास वो कितना है, 45 mm। सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर ऑफ कैविटी कितनी है हमारे पास, एक, तो नंबर ऑफ कैविटी हमारे पास में एक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे यहां पे मशीन टनेज। ठीक है, मशीन टनेज का फॉर्मूला क्या होता है, मशीन टनेज का फॉर्मूला क्या होता है, मशीन टनेज का फॉर्मूला होता है हमारा ठीक है, कास्टिंग प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया। अब इसके अंदर में प्रोजेक्शन एरिया जो हमें यहाँ पे लेना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एलईडी की हाउसिंग बना रहे हैं ज्यादातर। ठीक है, कोई भी ऑटोमोबाइल का पार्ट नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, तो उस केस में जो ये पी लेना है हमें, वो लेना है हमें लेस देन 600 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको अगर ये ऑटोमोबाइल वाला होता या फिर जहां पे हमें लीकेज फ्री पार्ट बनाने हैं, उस केस के अंदर में ये 800 से 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत पड़ती। ठीक है, ये कास्टिंग प्रेशर है, ये है हमारा कास्टिंग प्रेशर। कास्टिंग प्रेशर क्लियर है भाई, किसे कहते हैं कास्टिंग प्रेशर, कास्टिंग प्रेशर नहीं है क्लियर। कास्टिंग प्रेशर क्या है, मैं अगर बताऊं तुम्हारे को कि ये हमारा इंजेक्शन है, इंजेक्शन सिलेंडर है। इंजेक्शन सिलेंडर के अंदर में ये अंदर इंजेक्शन पिस्टन है, इंजेक्शन पिस्टन के आगे हमारी यहाँ पे ये प्लंजर रॉड है, यहाँ पे प्लंजर है ये हमारा। ठीक है, ये
डिफ्यूजर है हमारा यहाँ पे, उसके बाद में ये यहाँ पे रनर है और ये यहाँ पे कास्टिंग है। तो हमारे यहाँ से जो ये पिस्टन है यहाँ पे जो लगा प्रेशर, ये प्रेशर क्या बोलते हैं हमारा, यहाँ पे जो इंटेंसिफिकेशन फेज के अंदर में जो प्रेशर लगता है यहाँ पे उस इस पिस्टन के ऊपर में, उसको बोलते हैं क्या, आईपी, इंटेंसिफिकेशन प्रेशर। जो इंटेंसिफिकेशन की बोतल से जब हमारा प्रेशर रिलीज होता है और जो हमारे इंटेंसिफिकेशन सिलेंडर पे जो मल्टीप्लायर जिसे बोलते हैं हम लोग, उस पे जो प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिफिकेशन प्रेशर। अब ये इंटेंसिफिकेशन प्रेशर जो है आगे डाइवर्ट होता हुआ ये हमारे प्लंजर के थ्रू जो है हमारा इस इंटेंसिफिकेशन प्रेशर से इसको प्रेस करता है, किसको, डिफ्यूजर को, जो बिस्किट बनता है उसको प्रेस करता है। ये मेरा प्लंजर है, जो मैं ये कह रहा हूं कि ये 350 या 300 केजी या आईपी प्रेशर से आगे मूव कर रहा है। 300 प्रेशर से अब इसको ये दबा रहा है दीवार को यहाँ पे, तो इसके ऊपर इस हाथ, इस प्लंजर के ऊपर भी ये दीवार जो है प्रेशर लगा रही होगी, तभी ये महसूस हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये जो सामने वाली दीवार है इस प्लंजर पे जो प्रेशर लगा रही है उसको बोलते हैं कास्टिंग प्रेशर। सामने क्या है, प्लंजर के आगे क्या होता है, बिस्किट, ठीक है। तो इसीलिए उसको, क्योंकि वो कास्टिंग का पार्ट होता है हमारी, इसलिए उसको कास्टिंग प्रेशर बोलते हैं। समझ गए? तीन सौ 350 मैक्सिमम। हाँ, तूने वीडियो मेरा देखा नहीं ना शायद, या शायद देख के बोल रहा है शायद। मैंने वीडियो डाला हुआ है इसके अंदर में कि हमारा इंटेंसिफिकेशन प्रेशर जो है इतना होता है 300 350, कास्टिंग जो है 800 1000 होता है, फिर भी हमारा प्लंजर पीछे क्यों नहीं आता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देख ऊपर में, ये एफ फोर्स, टनेज जो है फोर्स है, P इंटू ए, ठीक है। अब जो हमारा इंटेंसिफिकेशन प्रेशर है, हमारा इंटेंसिफिकेशन प्रेशर जो है यहां पे 350 रख, यहां पे 350 रख, समझियो बात को थोड़ा बारीकी से, ठीक है। ये मैं लगा रहा हूं कि जब हमारा इंटेंसिफिकेशन लग रहा है तो हमारे प्लंजर कितने फोर्स से आगे जा रहा है। तो यहां पे 350 ले ले। प्रोजेक्शन एरिया जो इंजेक्शन सिलेंडर का डाया होता है 120 mm का ले ले, इंजेक्शन सिस्टम का पिस्टन जो है वो 120 mm का है, ठीक है। तो उसका पाई आर स्क्वायर निकाल ले, 3.14, 120 का सेंटीमीटर में करेगा तो 12 हो जाएगा, उसका फिर आर करेगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इंटू 6 कितना हो गया, फटाफट कैलकुलेटर खोल के बैठ। ऐसे ही ये हो गया हमारा आईपी के प्लंजर के केस में, ठीक है। अब हमारा कास्टिंग के केस में, कास्टिंग प्रेशर के केस में, यानी कि आईपी और सीपी के केस के अंदर में 3.14 प्लंजर कितने का है इसके अंदर में, 45 का आधा कितना हो गया, 2.7। अब करना जरा, 2.7 इंटू 2.7, कौन सा, ये वाला 100, हाँ, और ये 39,564 पॉइंट। चलो जी, अब कौन सा फोर्स ज्यादा हो गया, ये हमने गलत ले लिया ना, वो पूरा कास्टिंग का वो ले लिया था, जबकि वो प्लंजर जो है इंटरेक्ट खाली वो उस पे होता है, प्लंजर पे ही लगता है वो फोर्स जो लगता है वो, मतलब जो, हाँ प्लंजर का, मतलब जो फोर्स इस पे लग रहा है, प्लंजर पे जो फोर्स लगना है
फोर्स जो है इस डायरेक्शन में ज्यादा लग रहा है, ये फोर्स लगा रहा है इधर इस पिस्टन पे, और ये फोर्स कहां लगा रहा है, इस प्लंजर पे। तो जो फोर्स ज्यादा है, जो फोर्स ज्यादा है, फोर्स कौन सा ज्यादा है इसके अंदर में, फोर्स कौन सा ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है ना फोर्स, इस वाले पे, प्लंजर वाले पे, मतलब कि जो इंजेक्शन सिलेंडर पे जो लग रहा है वही फोर्स तो ज्यादा है ना, यानी कि ये वाला फोर्स ज्यादा आया, ये फोर्स कम आया, तो इसलिए इसको दबा के रखता है, पीछे नहीं आने देता वो। ठीक है, वो हमने गलती कर दी, पूरा कास्टिंग प्रेशर ले गया उधर में, पूरी कास्टिंग का ले लिया था हमने, हमने पूरी कास्टिंग का प्रोजेक्शन एरिया ले लिया था ना, ये वाला प्रोजेक्शन एरिया ले लिया था हमने यहाँ पे, जबकि लेना चाहिए था खाली वो आगे प्लंजर प्लंजर का डिफ्यूजर के बीच का। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये इसका वीडियो भी बना के डाला हुआ है मैंने यूट्यूब पे। ठीक है, तो मशीन टनेज हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो 600 मल्टीप्लाई बाय इसका प्रोजेक्शन एरिया कास्टिंग का कितना है, 467.35। करो फटाफट फटाफट कैलकुलेट करो, और जहां भी डाउट हो ना वो पूछ लेना, क्योंकि अगली वाली जो कास्टिंग की कैलकुलेट करनी है वो तुमने करनी है। दो सौ 80 पॉइंट, हाँ 410। ठीक है, ये आया क्या, केजी, फोर्स आ गया ना, ये फोर्स आ गया ना, ये इसको अब टन में कन्वर्ट करना है तो कैसे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 280.4 टन, 280 टन हो गया मोटा मोटा। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा डाई क्लोजिंग, डाई ओपनिंग या फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात कर लो तो इसके अंदर में 20% हम लोग हायर कैपेसिटी का ले लेते हैं उसके अंदर में। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है ये जो मैं 20% एक्स्ट्रा लेने के लिए कह रहा हूँ कि, ठीक है, बट ये उस केस में होता है कि आपके यहाँ डाइयाँ जो है कहीं पे एक जैसी नहीं है, तो आप 20% एक्स्ट्रा लेके जो है चल सकते हैं इसमें। ठीक है ना, कि मतलब कि आपको कहीं कैपेसिटी जो है बिल्कुल एग्जैक्ट रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही डाई चलाओगे जो इसी के हिसाब से डाई खरीद लो, थोड़ा बहुत अगर प्रोजेक्शन एरिया ऊपर नीचे भी होता है उसके अंदर में, या प्रेशर आप थोड़ा सा और ज्यादा कम ज्यादा करते हैं, तो उस केस में ये कैपेसिटी जो है बियर कर लेता है। ठीक है, तो इसमें एट द रेट फैक्टर सेफ्टी, ठीक है, 20%, तो ये कितना हो जाएगा, 280.4 मल्टीप्लाई बाय 1.2 कितना हो गया, $300 टन। ठीक है, तो ये तो निकल के आ गई इसकी टन, टनेज मशीन की। अब आगे आ जाओ, सबसे पहले अब हमें क्या करना है इसके अंदर में, शॉर्ट फिलिंग रेशियो, इसका क्या फॉर्मूला होता है हमारा, शॉर्ट वॉल्यूम अपॉन में शॉर्ट स्लीव वॉल्यूम। ठीक है, शॉर्ट वॉल्यूम कितना है इसका, शॉर्ट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसका, शॉर्ट वॉल्यूम बराबर शॉर्ट वेट, और हमारी एल्युमिनियम की डेंसिटी कितनी है 2.65। ठीक है, तो कितना हो गया निकालो, शॉर्ट वेट कितना बताया मैंने इसमें तुम्हारे को, 270 ग्राम लिखवाया ना उधर, 270 ग्राम, 270 डिवाइडेड बाय 2.65 है, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, मैंने लास्ट टाइम लिखवाई थी ना इसके अंदर में, ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी ग्राम होती है, तो ये ग्राम से ग्राम कट जाते हैं, तभी तो सेंटीमीटर क्यूब आती है। ठीक है, लिख लो इसकी डेंसिटी की यूनिट। अच्छा, अब निकालेंगे शॉर्ट स्लीव का वॉल्यूम। शॉर्ट स्लीव का वॉल्यूम क्या होता है? शॉर्ट स्लीव का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर क्या है यहां पे सेंटीमीटर में है? आर क्या है यहां पे? 2.75, 2.7, 2.7। और एच क्या है? शॉर्ट स्लीव की लेंथ, डिस्ट्रीब्यूटर लेंथ, वो तुम बताओगे जो तुमने अभी नोट करी है जब चली थी डाई। कितनी? 290 mm। तो ये mm में है, सेंटीमीटर में कितनी हो गई? 290 को 29 हो गई ना यार। करो कैलकुलेट फटाफट। इसका निकल आएगा ना प्रिंट? छह सौ बयासी। यूनिट क्या है इसकी? वॉल्यूम में तो सेंटीमीटर क्यूब ही आएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको ये दोनों जो वैल्यू हमने निकाली है, ये वाली और ये वाली, इनको रख दो इस वाले फॉर्मूले में। रखो यार, शॉर्ट वॉल्यूम निकल गया ना तुम्हारा, शॉर्ट स्लीव वॉल्यूम भी निकल गया, रख दो। जीरो पॉइंट 100 का गुणा कर दो तो ये 15% आ गया। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर डाउट है, यहीं पे ही जो इसके अंदर में अंसारी जी, ये जो वजन है ना, शॉर्ट वजन जो है ये, इसमें मेरे को डाउट है। शॉर्ट वेट वो तो खैर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 270 289 में इतना ही है पक्का, विद रनर है। और जो तुमने डिस्ट्रीब्यूटर लेंथ बताई है वो भी उतनी ही है, प्लंजर का डायमीटर भी इतना ही है 45 का है। तो उस हिसाब से तो फिलिंग रेशियो बहुत कम है इसके अंदर में, 15% ही तो आया फिलिंग रेशियो। भाई कोई गड़बड़ी थोड़ी है, शॉर्ट वेट आपने 270 लिया, आपने डिवाइड किया, इतना ही आया ना 101, है ना। पाई आर स्क्वायर एच भी आपने सही किया है, 290 लिया है, तो उस हिसाब से तो 15% बहुत कम है। या तो इस डाई के अंदर में आपको कितने कैविटी की, एक ही कैविटी की डाई है ये है? क्या गोल डाई है, कैसी डाई है? गोल है। कितना डाया है वैसे आइडिया से, अंदाजे से? डाया 180 तो है। एक 180 डाया, डबल कैविटी का कोई चांस नहीं है। फिर ये प्रोजेक्शन एरिया इतना ज्यादा कैसे आ गया उसके अंदर में? आपने उससे निकाला, ये मॉडल से निकाला था हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना, ये ऐसे है क्या, गोल्ड आई है क्या है? तो ये गोल्ड आई को प्रोजेक्शन एरिया कैसे नापा आपने इसका? नीचे रखिए कास्टिंग इसकी।
नहीं, मेरे को ये बताओ इसके अंदर डाउट है यार मेरे को। अभी मैंने जो प्रोजेक्शन एरिया सुबह बताया ना जैसे नापने के लिए, तुमने देखी है कास्टिंग? तो ये पार्ट का प्रोजेक्शन एरिया कितना आएगा इसका? रनर ज्यादा बड़ा है क्या इसमें? कास्टिंग का 115 ग्राम हो गया ना। बात वजन की नहीं है, बात मेरे को प्रोजेक्शन एरिया में डाउट हो रहा है इसके। और फिर उसके हिसाब से इसका फिलिंग रेशियो बहुत कम है, 15%। ये मतलब प्रोजेक्शन एरिया सही है ना? प्रोजेक्शन एरिया इतना जो है इसके अंदर में, मतलब वो अंदर का होल माइनस कर लेता ना, खाली वाला, वो सारा तो नहीं ले लेता ना आपने? सारा नहीं लेना, अंदर वाला खाली वाला करना है ना। ये खाली करना है, ये पूरे का निकाल के उसमें से ओडी और आईडी, आईडी वाला माइनस कर दो उसके अंदर में से, तब निकलेगा वो प्रोजेक्शन एरिया सही है उसके अंदर में। ठीक है, क्योंकि ये मशीन टनेज तो उसी हिसाब से तो 280 टन की आ गई ना निकल के, यहाँ पे हाई टनेज निकल के आ गई ना। दूसरा फिर फिलिंग रेशियो भी कुछ नहीं आ रहा, 15% ही आ रहा है फिलिंग रेशियो। ठीक है, चलो ठीक है, आप इसको जो है करेक्ट करना प्रोजेक्शन एरिया को। अभी जब जाओगे ना, अभी आप नीचे, मैं लंच करने जाऊंगा, तब एक बार प्रोजेक्शन एरिया जो कितने बज गए? नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ 2 बज गए ना। अभी मैंने मेरे को ये अभी ये कैलकुलेट करने दो थोड़ा सा एक इसका, उसके बाद में फिर ये करेक्ट करके, क्योंकि इसका आगे यूज आना नहीं है अभी टनेज का, इसलिए कर रहा हूँ। इसको सेपरेटली कर सकते हैं ये नीचे चेक अभी। ठीक है, ये बाकी चीज तो बिल्कुल ही डिफरेंट है उससे, टनेज से। अब चेक करते हैं इसके अंदर में हम लोग अपनी लिमिट स्विच की पोजीशन है, लिमिट स्विच की पोजीशन। तो लिमिट स्विच की पोजीशन चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे हाई स्पीड लेंथ। ठीक है, हाई स्पीड लेंथ का फॉर्मूला क्या है? वेट आफ्टर वेट आफ्टर गेट डिवाइडेड बाय 2.65, डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग, वेट आफ्टर गेट का वॉल्यूम। ठीक है, इसको फिर डिवाइड करेंगे हम लोग प्लंजर एरिया से। ठीक है, हमारा वेट क्या है? कास्टिंग वेट 115 ग्राम है ना इसके अंदर में। ओवरफ्लो का वेट नहीं है इसमें 115 में, 115 44 ग्राम है। और कास्टिंग का तुम्हारे पास कितना नोट है? ठीक है, 111 प्लस कितना ओवरफ्लो का 44, कितना हो गया? 155 लिख लो। 155 डिवाइडेड बाय 2.65 और डिवाइडेड बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.7 मल्टीप्लाई बाय 2.7, कितना आ गया? करना इसको कैलकुलेट। पहले 155 को 2.65 से डिवाइड करो, ये कितना आया? $58.49 को डिवाइड करो। अब ये कितना आया? ये नीचे वाला 3.14 है 22.79, कितना आ गया? ये दोनों को करोगे तो 2 पॉइंट, ये यूनिट क्या है इसकी? सेंटीमीटर तो आएगा, लेंथ ही तो कर रहे हैं। अब इसको एमएम में करेगा तो कितनी हो गया? 250
250 क्यों हो गया ये? 25 mm ही तो आया। 2.5 सेंटीमीटर 25 mm। 25 mm ही तो आया। 2.5 सेंटीमीटर मतलब 25 mm। कंफ्यूज क्यों हो रहा है? अब मेरे को ये बताओ इसके अंदर में कि लिमिट स्विच पोजीशन, ठीक है, कैसे सेट करेंगे? 1 2 3 4। ठीक है भाई, ये टोटल कितनी है? 290। बिस्किट थिकनेस कितनी? नहीं नहीं, मेरे को ये बताओ रनर की थिकनेस कितनी होगी अंसारी जी इसमें मैक्सिमम? रनर की थिकनेस मैक्सिमम कितनी होगी इसमें? ना, नीचे बिस्किट वाली साइड में 22 mm होगी। 20 mm होगी उसमें पक्का? रनर पड़ा है नीचे? भाई रनर की वैलिडेट कराओ ये, फिर ये तो फिर क्योंकि फ्रीज होने वाले पैरामीटर है, ये रनर की चेक कराओ, रनर की थिकनेस। इसके अंदर में ये ध्यान रखना, बिस्किट की जो थिकनेस है ना, ये छोटा मोटा पैरामीटर नहीं है ये। बिस्किट की थिकनेस जो हम लोग हल्के में ले लेते हैं ना, वो मैं देख रहा हूँ नीचे कास्टिंग में किसी में पतली है, मोटी है, पतली करके चला रहे हो। बिस्किट की थिकनेस मैंने बताई थी लास्ट टाइम कैसे वैलिडेट करनी है, नहीं बताई ना? अब इसकी ले आओ बिस्किट थिकनेस, फिर मैं वो, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैरामीटर है बिस्किट थिकनेस। इसमें मतलब हम लोग जो है बस इसको ये मानते हैं कि बस हम लोग हर कास्टिंग में 20 से 25 mm रखते हैं। नहीं, 20 से 25 mm नहीं रखनी हमें ये हर कास्टिंग में। कितनी रखनी है उसकी भी प्रॉपर जो है साइंटिफिक और जो है वो लॉजिक है उसके अंदर में, और समझ में आए तभी हाँ करना। वो ये ना पाओ फिर मैं बताता हूँ क्या लॉजिक है उसके अंदर में बिस्किट थिकनेस का रखने का। ठीक है, ये कितना है? 100, ओ सॉरी 31,100। ठीक है, और ठीक है, ये कितना हो गया नीचे केजी में? 186 है ना? आगे भी तो होगा कुछ, वही तो मैं कह रहा हूँ 186,600, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 223। और इसमें क्या करेक्ट करना है हमें? 2.25, 2.25, 25 कितनी है? एच कितनी है? एच डिस्ट्रीब्यूटर लेंथ 29। पानी और दीजिए मेरे को ना। 460 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को रखेंगे तो
1.88 460। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हाई स्पीड लेंथ जब निकालेंगे, यहाँ पे 2.25 रखो नीचे, ये जो 2 पॉइंट ये निकाला था ना हमने यहाँ पे प्लंजर एरिया निकालने के लिए। 2.25 इंटू 2.25, ये कितना आ रहा था, 155 डिवाइडेड बाई 2.65, 58.49। ये कितना आ रहा है नीचे वाला, 15.89, और कितना आ रहा है आगे, 3.75 सेंटीमीटर में आएगा सिर्फ ये। एमएम में कितना हो जाएगा, 37 mm। ठीक है। अब आ जाते हैं इधर में लिमिट स्विच की पोजीशन में। हाँ, अब बात आ रही थी कि बिस्किट थिकनेस वैलिडेशन। ठीक है। तो बिस्किट थिकनेस जो होती है ना हमारी, वो होती है रनर मैक्सिमम थिकनेस मल्टीप्लाई बाय 1.3। ठीक है। इसका कारण भी मैं बताऊंगा कि क्यों। अब पहले मैं हम ये रनर की थिकनेस नाप लो। हाँ थोड़ा सा रेडियस, हाँ यहाँ 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 पे 20 mm है ना। हाँ ठीक है, 20 mm है ना। तो अब हम इसके अंदर में 20 मल्टीप्लाई बाय 1.3 कितना हो गया, हम्म, 26 mm। अब मुझे एक बार दिखाना जरा ये रनर रनर। ये थोड़ा सा घिस घिसा के अगर देखेंगे हम लोग तो ये वही 18 mm के आसपास आएगा, 17-18 mm के आसपास। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इसको हम लोग 20 की जगह मानते हैं, जो भी आ रहा है 18 आ रहा है वो शार्प कॉर्नर की वजह से, तो इसको 17 मान लेते हैं। 17 इंटू 1.3 करेंगे तो 22 mm। तो इसकी बिस्किट थिकनेस रखेंगे हम लोग 22 mm। ठीक है। हाँ, 1.3 क्यों रखा हमने, 1.3 क्यों रखा हमने। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ इसके बिस्किट का काम क्या है इसके अंदर में, ये बिस्किट हमें रखना क्यों है 20 mm 5 mm रखना ही क्यों है बिस्किट हमें इसके अंदर में, क्या काम करता है वो, मतलब हाँ, जो मतलब हमें प्रेशर जो लगाना है हमें वो कहाँ से ट्रांसफर करना है कास्टिंग में भाई हमारा
ये हमारी कास्टिंग है, ये हमारा रनर हो गया, ये हमारा बिस्किट हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्रेशर लगाना है, लगता है जो है वो प्रेशर हम इसके लिए लगा रहे हैं, इसके लिए लगा रहे हैं या इसके लिए लगा रहे हैं, इसके लिए लगा रहे हैं ना। तो यानी कि ये जो प्रेशर है यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए मेटल के थ्रू। तो वो कैसे ट्रांसफर होगा कि अगर मान लो ये वाला जो है ये पहले ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, पूरा सॉलिडिफाई हो गया आपका इसके अंदर में, और यहां से प्रेशर फिर ये ट्रांसफर हो पाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा ना। अगर ये ठंडा हो गया इससे पहले, तो रनर जो है आपका हीट है, इसमें मेटल अभी लिक्विड फॉर्म में है, और ये ठंडा हो गया, पहले सॉलिडिफाई हो गया, तो क्या ट्रांसफर कर पाएगा आगे? तो भी नहीं कर पाएगा। तो किस केस में कर पाएगा कि ये सबसे लास्ट में जो है सॉलिडिफाई हो, तभी तो कर पाएगा, तभी तो मेटल को पुश कर पाएगा, ये आगे में प्रेशर को ट्रांसफर कर पाएगा जब ये लास्ट में सॉलिडिफाई होगा। और लास्ट में सॉलिडिफाई कब होगा? वाट ज्यादा रहेगा। ठीक है, यानी कि इस एरिया के अंदर में मान लो इसकी थिकनेस है T1, इसकी है T2, इसकी है T3। ठीक है, तो आपको, और इसका T3 पे जो टेम्परेचर है वो है T3, कैपिटल T3, कैपिटल T2 टेम्परेचर है रनर का, और कैपिटल T3 टेम्परेचर है इसका बिस्किट का, और ये वॉल थिकनेस है स्मॉल T1, T2, T3। ठीक है, अब इस रिलेशन का मतलब समझाना तुम मेरे को। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ये थिकनेस है, ये थिकनेस है, ये टेम्परेचर है, T3 से ज्यादा। ठीक है, ये जब मेंटेन कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा, ये तो अपने आप ही मेंटेन हो जाएगा फिर। तो यही कारण होता है कि आपकी रनर की जो मैक्सिमम थिकनेस है, रनर की जो, देखा ना, रनर की जो, अब इसको अगर ऐसे देखो, जैसे ये मैंने लगा रखा है ना, ये बिल्कुल ऐसे लगा रखा है, यहाँ से देखोगे ना ऐसे टक लगा के एकदम, तो इसकी थिकनेस पतली, इसकी थिकनेस मोटी, फिर ये मोटी, तो ये इससे मोटी होनी चाहिए। ठीक है, 30% इसलिए लिया है हमने इसके अंदर में कि आप इसको जब आप ये कहते हैं कि भाई हीट ट्रांसफर होना चाहिए, एक ट्रांजिशन फेज भी होता है कि मान लो ज्यादा होने को तो अगर ये 17 है तो मैं 18 भी रख सकता हूँ, बोलने को तो ज्यादा है ही है, 1 mm भी ज्यादा ही है, पर वो क्या होगा ना, 1 mm ट्रांसफर करते करते ज्यादा लंबे समय तक जो है मेटल जो है वो नहीं हो पाएगा, सॉलिडिफाई नहीं होगा, एक शॉर्ट पीरियड के लिए वो ट्रांसफर कर पाएगा अपनी एनर्जी, पीरियड प्रेशर जो है। इसलिए जो है ये 30% इसके अंदर में लेते हैं हम लोग कि एक लंबे और अच्छे समय तक जो है ये सॉलिडिफाई रहे रनर के कंपैरिजन में, और अच्छे से जो प्रेशर को ट्रांसफर कर पाए। ठीक है, ये क्लियर है। इसके केस में बिस्किट थिकनेस हमने वैलिडेट कर ली। ठीक है ना, अब हम करते हैं लिमिट स्विच की पोजीशन को वैलिडेट। ठीक है भाई, 290 mm जो है हमें मालूम है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटर लेंथ है। ठीक है ना, तो इसके अंदर में इंटेंसिफिकेशन वाली जो पोजीशन है, लिमिट स्विच जो है, ये 4 लिमिट स्विच है ना हमारे पास, 4 लिमिट स्विच है ना हमारी मशीन पे। तो एक तो पोजीशन यहाँ हो गया जो हमारी प्लंजर की स्टार्ट पोजीशन है। ठीक है, ये 0 हो गई हमारी। ठीक है, अब फॉलो थ्रू वाला जो है, फॉलो थ्रू वाला भी लिमिट स्विच जो है आपको हम लोग ना अपने स्क्रू बुश से जो प्लंजर है उसका कोई स्टैंडर्ड होता है कि कितना बाहर ले जाना है हमें।
अच्छा, बाहर क्यों ले जाना है? फॉलो थ्रू क्यों दिया हुआ है? डाई कास्टिंग की मशीन में फॉलो थ्रू क्यों दिया हुआ है? तो रनरी क्यों? फिर तो पूरी कास्टिंग में देना चाहिए था, अगर ऐसा था तो पूरी फिक्स साइड में इजेक्टर देना चाहिए था। ये हमारा शॉर्ट स्लीव है और हमारा डिफ्यूजर ऐसे ही होता है ना, 15-20 mm अंदर होता है शॉर्ट स्लीव में, ड्राफ्ट में होता है अंदर, है ना। यहाँ पे हमारा प्लंजर होता है, इसके आगे में थर्ड फेस की पोजीशन बता रहा हूं मैं ये, ठीक है। होता क्या है कि जब ये सॉरी ये आगे बनेगा इसके बिस्किट, बिस्किट बन गया ना ये, इसके आगे होगा प्लंजर। यहाँ जब कास्टिंग बन गई है, थर्ड फेस लग गया है, तब डिफ्यूजर, डिफ्यूजर के आगे बिस्किट, बिस्किट के आगे फिर प्लंजर, ऐसे ही होगा ना अंदर में। तो सबसे पहली चीज तो फॉलो थ्रू का काम ये होता है कि हमारी डाई ओपनिंग में हेल्प करना। तुमने देखा होगा झटके से जो है डाई को ओपन करता है वो, ठीक है। मतलब तुम्हारी ताकत मैंने एक डाई क्लोजिंग में यूज कर ली, मतलब तुम्हारी जो ताकत है, तुमने किसी चीज को वो पूरी जान से दबा दिया, आगे बात समझ में। उसके बाद में फिर आपको बोला जा रहा है कि जी अब इसको जो है आप खोलो, खोलो। तो इसके अंदर में अगर कोई ऐसी मैकेनिज्म हो कि आपके हाथों को पुल करे, अंदर से ही बाहर की तरफ पुश करे, पुल नहीं पुश करे, तो आपको आसानी होगी ना उसके अंदर में खोलने के अंदर में। तो ये प्लंजर काम करता है उसको पुश करने का, डाई ओपन होते समय, डाई ओपन होते समय। अब बात आती है कि जी आपको कितना, डाई को तो ओपन होने में खाली वो लॉक जो है वो टूट जाए, उसका जो उसकी टॉगल की जो लॉकिंग होती है वो टूट जाए, बस वो ऐसे से ऐसे हो जाए बस, उसके बाद तो डाई ओपन हो ही जाएगी। एक्स्ट्रा जो फोर्स लगता है डाई ओपन में वो लॉक खोलने में ही लगता है, उसी के लिए वो फॉलो थ्रू उसके अंदर में दिया जाता है कि वो फोर्सली जो है वो आपकी जो टॉगल की जो लॉक है उसको ओपन कर दे। उसके बाद में फॉलो थ्रू का जो काम है और प्लंजर कितना आगे आना है वो डिपेंड करता है कि आपका डिफ्यूजर और बिस्किट कितना जो है आपके शॉर्ट स्लीव में है, स्क्रू बुश में है, कितना अंदर है। डिफ्यूजर प्लस बिस्किट थिकनेस, मान लो अब मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूं तुम्हें कि कितना फॉलो थ्रू प्लंजर आगे रखना है, यानी इस स्क्रू बुश से बाहर कितना रखना है, वो स्टैंडर्ड बता रहा हूं मैं। आप ये मालूम पड़ जाएगा डिफ्यूजर कितना है अंदर है, प्लस बिस्किट थिकनेस मालूम पड़ गई तुम्हें 22 mm। तो डिफ्यूजर अंदर कितना है, मान लो 25 mm अंदर है, प्लस 22 mm। तो बाहर जो आना है वो खाली 40 से 45 mm बाहर आना चाहिए बस। वो ये नहीं कि हम पूरा पूरा जो है उसके अंदर में पूरा का पूरा प्लंजर बाहर कर देते हैं और बड़े हल्के में लेते हैं। क्या हो गया अगर 20-25 मिनट mm बाहर भी आ गया ज्यादा तो क्या फर्क पड़ गया उससे? बहुत फर्क पड़ता है उससे। आप जितना फ्रिक्शन अपने शॉर्ट स्लीव में कम कर सकते हैं उतना कम रखना चाहिए। जब आपका ज्यादा आने के बाद में तुमने देखा होगा कि जितना ज्यादा हम बाहर निकाल लेते हैं उसको उतना पीछे जाने में जो है लचक के जाना पड़ता है, उसको जाना पड़ता नहीं पड़ता उसको। और दूसरी बात क्या है कि अगर हम लोग पूरे प्लंजर की लेंथ से, पूरे प्लंजर की लेंथ अगर मान लो 100 mm है, एक अंदाजे से बता रहा हूं मैं, और आपने 20 से 25% mm जो है ज्यादा बाहर निकाल रखा है, आप उसको 20 से 25 mm ज्यादा बाहर निकाल रखा है आपने उसको, तो वो क्या है, यानी कि आधे से ज्यादा बाहर निकल गया वो, मान लो 50 mm से ऊपर ज्यादा बाहर निकला हुआ है वो, तो उस केस में क्या है वो फिर वहां से टूटने के चांस बन जाते हैं उसके, आगे जाके फिर होता है। फिर आधे से ज्यादा बाहर निकाल दोगे ना तुम उसके अंदर में, तो एक तरीके से वो है कि तुम्हें किसी पाइप के अंदर से आधा बाहर निकाल दिया जाए और आधा पाइप में हो, तो तुम ज्यादा अपने आप पे वजन महसूस करोगे। और सिर्फ जो है तुम्हारा आधा टांगे ही बाहर निकाली हो, मतलब खाली 20% एरिया तुम्हारा बाहर निकाला हो, तो तुम कम लोड महसूस करोगे अपने शरीर पे। करोगे नहीं करोगे?
मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं और समझाऊं इसके अंदर में कि किसी किनारे पे लेटे हो, मान लो छत के किनारे पे लेटे हो तुम, बाहर छत के किनारे पे लेटे हो, और इससे आधे से ज्यादा एरिया तुम्हें मैं बाहर हवा में टांग दूं, तो तुम पे लोड ज्यादा पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और ऐसे ही आपको खाली बस में 20% यानी कि आपकी टांग का कुछ हिस्सा जो है बाहर लटकाऊं, तो आप ज्यादा देर तक जो है वहां टंगे रह सकते हो वहां पे। तो वही फर्क है इसके अंदर में कि लोड ज्यादा पड़ने पे वो तुमने देखा होगा कि प्लंजर साले बीच में से टूट जाते हैं, फिर हम बोलते हैं यार ये तो पता नहीं कैसे टूट जाता है, फिर हम रूट को आइडेंटिफाई करते रहते हैं। तो आपको प्लंजर को ऐसे अंदाजे से बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। तो लिमिट स्विच की बात हो रही है हमारी कि लिमिट स्विच की पोजीशन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग फॉलो थ्रू का हो गया, स्टार्टिंग का हो गया, अब लगाएंगे हम लोग यहाँ पे इंटेंसिफिकेशन स्टार्ट का लिमिट स्विच। ये अभी जो प्रैक्टिस है वो सिंपल ये है कि भाई जो भी आएगा उसमें से 50 mm 60 mm माइनस करके हम लोग डाल देंगे, जबकि होना ये चाहिए कि आपका बिस्किट थिकनेस 22 mm प्लस इसके अंदर में 10 mm इलेक्ट्रिकल डिले, 10 mm मैकेनिकल डिले लेते हैं। इलेक्ट्रिकल डिले और मैकेनिकल डिले क्या है कि जब ये लिमिट स्विच सिग्नल देगा, लिमिट स्विच सिग्नल देगा वो ऑन होने के लिए, फास्ट शॉट ऑन होने के लिए, इंटेंसिफिकेशन शॉट ऑन होने के लिए, तो क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू देगा, सिग्नल के थ्रू देगा, सोलेनॉइड वाल्व ऑन होगा। फिर मैकेनिकल डिले, मैकेनिकल डिले क्या है, फिर वो वाल्व स्पूल जो अंदर काम करते हैं वो काम करेंगे, तो उनमें कुछ डिले होता है, ठीक है, उनमें डिले होता है कि सिग्नल मिलने में और सिग्नल मिलने के बाद में वो मैकेनिकल डिवाइस ऑपरेट होने में। तो इन डिले को हमने एमएम में कन्वर्ट कर रखा है। एमएम में एक हमने जो है एजम्पशन वैल्यू जो है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो है ली हुई है। तो ये जैसे जैसे मशीन पुरानी होती है उस हिसाब से ये डिले जो है बढ़ता है। तो ओवरऑल इसको हम लोग 30 mm के आसपास ले लेते हैं, ठीक है, 30 mm लेते हैं। तो बिस्किट थिकनेस प्लस जो आपका 30 mm का वो है, तो ये वो कितना हो गया 52 mm। तो यहाँ 52 mm पे 52 mm माइनस करके, यानी कि 290 माइनस 52 कितना हो गया है 238। अभी कितने पे लगा रखा है तुमने? तो ठीक है, इसको 240 पे, यानी कि और आगे ले रखा है तुमने ना, ये 2 mm इधर की साइड में ले रखा है ना तुमने, हैं? हाँ, तो इसको 238 ही नोट कर लेना, इसको 238 पे ही सेट कर देना, उससे कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा, पर फिर भी हम लोग वही पैरामीटर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि जितना ज्यादा पीछे रहेगा उतना ज्यादा इफेक्टिव रहता है, ये जल्दी लगता है ये प्रेशर जो है, और इफेक्टिव ज्यादा रहता है। उसके बाद में हम लोग इसके अंदर में हाई स्पीड स्टार्ट पोजीशन, ठीक है, हाई स्पीड स्टार्ट पोजीशन। अब 238 माइनस 37 mm, 238 माइनस 37 mm, तो ये 201 पे आएगा। अभी कितने पे लगा रखा है? 190 पे। हाँ, 201 लिख लो इसको, ठीक है भाई। इस तरीके से ये पोजीशन की लिमिट स्विच हो गई, लिमिट स्विच जो है पोजीशन हो गए। अब मेरे को ये बताओ कि जो अभी पैरामीटर पे चलाया था तुमने, इसके अंदर में कितना प्रोडक्शन हुआ था, कितने दिन में, मतलब कितनी शिफ्ट में? साठ घंटे, 6000 शॉट। टोटल शॉट कितने लगे और ओके कितने हुए हैं, है इसका कुछ डाटा? ओके का नहीं लेते?
ओके का लेते हैं। शॉर्ट कितने लगे होंगे इस 6000 को बनाने में? 6300। तो 300 रिजेक्ट हो गए मान के चलो, है तो कितना परसेंट हो गया? 300 डिवाइडेड बाय 6300, 4.7%। ठीक है, 4.7%। और 60 घंटे में है, 60 घंटे में लगभग लगभग 63 शॉट लगेगा। तो पर घंटे कितना शॉट हो गया इसका? 100 से 110 शॉट। तो मेरे ख्याल से जो तुमने पैरामीटर चलाए हैं वो भी सही है। उसमें और भी कोई दिक्कत आई थी? इसमें नहीं है ना कुछ भी? ठीक है, तो मतलब और पैरामीटर भी फिर लगभग लगभग बराबर ही आ रहे हैं, 238, 240 और 200 और 190 जो है, 190 है ना ये। हाँ, तो वो लगभग लगभग पैरामीटर भी जो है बराबर आ रहे हैं इसके अंदर में। तो ठीक है, बस बिस्किट थिकनेस का थोड़ा सा और इंश्योर कर लेना तो और क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो जाएगी इसमें। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर में हाई स्पीड, हाई स्पीड जो है कैलकुलेट करेंगे। हाई स्पीड, हाई स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है प्लंजर की? हाई स्पीड का, फास्ट शॉट का, आपका वेट अहेड कास्टिंग और या फिर ये कह सकते हैं वॉल्यूम अहेड कास्टिंग गेट। ठीक है, वॉल्यूम अहेड गेट। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारा प्लंजर एरिया मल्टीप्लाई बाय फिलिंग टाइम। ठीक है, वॉल्यूम अहेड गेट निकालने के लिए यही है ना, वॉल्यूम अहेड गेट हमारा 58.49, 58.49 डिवाइडेड बाय प्लंजर एरिया कितना है हमारा? 15.89। ठीक है, अब फिलिंग टाइम का वैसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पूरा लंबा चौड़ा जो है उसके अंदर में, पर आपके यहाँ जो कास्टिंग है इन सब की वॉल थिकनेस जो है लेस देन 2 mm है, लेस देन 2 mm है। तो इसके अंदर में 30 से 40 मिली सेकेंड का तुम फिलिंग टाइम मान के चलो। मैक्सिमम जो है इसके अंदर में 50 मिली सेकेंड तक जा सकता है हाई प्रेशर डाई कास्टिंग में। ठीक है, तो आपके केस में ये 30 मिली सेकेंड, 30 मिली सेकेंड। वैसे जैसे मैंने बताया कि एग्जैक्ट फॉर्मूला है इसका, वॉल थिकनेस से लेके डाई टेम्परेचर से लेके मेटल टेम्परेचर से लेके कौन सा अलॉय है वो लेके वो सारे कंसीडर होते हैं उसमें। ठीक है, अभी आपके यहाँ सारी चीजें नॉर्मल है कि वॉल थिकनेस भी यूनिफॉर्म है लगभग लगभग सबकी, यहाँ भी लेस देन 2 mm है। दूसरा अलॉय भी एक ही तरीके का यूज हो रहा है। मेटल टेम्परेचर भी सबका लगभग बराबर ही है, 670 के आसपास सबका रखते होगे तुम, 670 680। ठीक, हाँ वही ना, वो हायर मतलब उस पे रेंज में अगर मोटी वॉल थिकनेस होती तो वही तुम 650 में चला रहे होते तुम। ठीक है, तो इसलिए इसमें आप 0.03 सेकेंड, 0.03 सेकेंड ले सकते हो। तो कितना आ गया ये, करना एक बार कैलकुलेट।
100 यूनिट रुक जा मैं बता दूं सबसे आसान तरीका, कंफ्यूज क्यों रहता है एकदम से तू। इसकी यूनिट क्या है वॉल्यूम की? वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब होगी हमेशा। इसकी क्या है यार, ये तो वॉल्यूम नहीं है ना, ये तो एरिया है। एरिया की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या है? ये टाइम था ना, सेकंड। अब बता सेंटीमीटर पर सेकंड बस। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, कितना हो गया? 1.27 मीटर पर सेकंड। यही हो गया ना। मतलब इसको ये लगा लो, कास्टिंग को भरने के लिए आपको एक तो वॉल्यूम बहुत कम है। ये जैसे वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना तुम्हारा को, ये वाला वॉल्यूम जैसे बढ़ जाएगा, ये जैसे वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ये बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी। तो आपको इतने कम टाइम में भरने के लिए भी स्पीड ज्यादा नहीं चाहिए उसके अंदर में, ठीक है। अभी कितने स्पीड पे चलाते हो? राउंड में खोला होगा ना तुमने कितना राउंड खोला हुआ है? बस ठीक है, ज्यादा नहीं खोला हुआ, ठीक है। 0.5 के हिसाब से भी 3 राउंड ठीक है इसके लिए। तो हम लोग राउंड में अगर बात करें तो 3 राउंड, ठीक है। ये फिक्स कर दो इसमें। अब बारी आती है इसके अंदर में लो स्पीड की, ठीक है भाई। लो स्पीड की, लो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? 0.7 मल्टीप्लाई बाय √d और अपॉन में फिलिंग रेशियो, ठीक है। अगर इसको वैल्यू को रखेंगे हम लोग 0.7, d कितना है 45, ठीक है। फिलिंग रेशियो कितना परसेंट आया? 22, ठीक है। अब इसके अंदर में एक चीज ध्यान रखना है इस फॉर्मूले के अंदर में कि तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैंने यहाँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं किया इसको, और ना 22% को ऐसे ही लिख दिया परसेंटेज की फॉर्म में। वो इसलिए लिख दिया। और इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी पहले कैलकुलेट करो, फिर मैं बताऊंगा अभी कितना आ गया ये। इसको कैलकुलेट सबसे पहले देखो, कैलकुलेट करने का क्या मेथड है। पहले तो अंडर रूट निकाल लो इसका 45 का। 45 का अंडर रूट कितना हो गया? 6.7, ठीक है। 0.7 मल्टीप्लाई बाय 6.7, करो। 0.7 को 6.7 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो 22 से। 0.2921, वेरी गुड। 0.21 मीटर पर सेकेंड। अब ये मेरे को बताओ मीटर पर सेकेंड कैसे आ गया? कहीं पे भी हमने मीटर नहीं लिया, ना सेकंड लिया हमने कहीं पे। तो इसका जवाब ये है कि आपने इसमें रखनी वैल्यू ऐसी है जैसी मैंने रखी है इसमें,
ये जो 0.7 है ना इसमें, ये जो 0.7 है, इसको बोलते हैं हम लोग, कई लोग बोलते हैं इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, और कई लोग इसको बोलते हैं, पर सही मायने में ये क्या है, यूनिट ऑफ कन्वर्जन, यूनिट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन फैक्टर बोल सकते हैं इसको। कि मतलब जो ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, इन्होंने ये कांस्टेंट वैल्यू ऐसी दी है इसके अंदर में कि जो ऑटोमेटिक जो है आपकी यूनिट को कन्वर्ट करके देता है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो आपने इसमें कितने टर्न खोले हुए हैं लो स्पीड वाले में? फिक्स मत रखो, फिक्स मत रखो इसके अंदर में, फिक्स मत रखो किसी के अंदर में भी, सबका। अब जैसे ये मैंने 0.21 मीटर सेकंड बताया है ना इसके अंदर में, अब इसको टर्न में जो है कन्वर्ट करना है। टर्न में कैसे कन्वर्ट करना है इसको? प्रीफिल टेस्ट सुना है ना तुमने? प्रीफिल टेस्ट किसे कहते हैं? प्रीफिल टेस्ट ऐसे कहते हैं कि जो तुम्हारी फर्स्ट फेज की लेंथ आई 201 mm तक आपका ऑटो के अंदर में स्लो स्पीड में प्लंजर को मूव कराओ। ठीक है, और उसमें ये देखो कि 201 mm तक जो है आपकी मेटल जो है कहां तक जा रहा है। ठीक है, गेट तक जाना चाहिए। अगर मान लो नहीं जा रहा है तो आप क्या करोगे, इसको और आगे लोगे, और गेट से बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, 10% तक अगर प्रीफिल हो रहा है ना उसके अंदर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10% तक अगर प्रीफिल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इस गेट से ज्यादा अगर पीछे है तो आपको आगे लेने की जरूरत है। या फिर आपकी 25 से 30% से ज्यादा कास्टिंग प्रीफिल हो रही है तो उस समय पीछे लेने की जरूरत है उसको। वो तो प्रीफिल तो खैर कंपोनेंट में नजर आ जाएगी आपको, हमें तो सिर्फ ये चेक करना है कि गेट तक जा रहा है नहीं जा रहा है। आपको ये वैल्यू वहां तक सेट करनी है, प्रीफिल टेस्ट ये इसी को बोल रहे हैं अभी। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब आपको ये लो स्पीड जो है वैलिडेट करनी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। जब आपका ये बन जाएगा ना, मान लो ये आपका 201 mm तक गेट तक मेटल पहुंच गया। ठीक है, उस समय जो अंदर से सिल्ली निकालोगे तुम, सिल्ली निकलेगी ना फिर आधे के गेट तक बनने के बाद में, तो वो आधी के लगभग जो है, आधी से ज्यादा जो है भर चुकी होगी, छोटी हो चुकी होगी ना पूरी भर के। तो उसमें फिर तुम्हें बाहर निकाल के ये देखना है कि ऊपर की साइड में एयर के पॉकेट तो नहीं बने हुए। एयर के पॉकेट बन जाते हैं ना, वो गड्ढे गड्ढे से बनते हैं ऊपर की सरफेस पे, ये तो नहीं बने हुए। आपको ये लो स्पीड तब तक सेट करनी है जब तक कि ये एयर के पॉकेट जो है खत्म ना हो जाए। फर्स्ट फेज की लेंथ का काम होता है कि गेट तक मेटल पहुंचा दे। इसका काम ये होता है लो स्पीड का कि आपकी गेट तक जो मेटल गया है उसमें एयर को इंटरप्ट ना होने देना। तो हमें ये वैलिडेट करना है प्रीफिल टेस्ट से कि आपकी ये स्पीड जो टर्न है वो आपको वैलिडेट करने हैं कि इसमें एयर इंटरप्ट ना हो। ठीक है, हो सकता है कि आपके 2 या 4 या 5 शॉट आपको दो ट्रायल करना पड़े उसके अंदर में, उसमें आपको ये वैलिड हो जाएगा कि मेरे इतने टर्न के अंदर में ये एयर पॉकेट नहीं आती, एयर इंटरप्ट नहीं होती। तो आपको ये दोनों चीजें वैलिडेट हो जाती हैं इसमें, फुल प्रूफ जो है वैलिडेशन हो जाता है इसमें कि मेरे ये लो स्पीड और फर्स्ट फेज की जो लेंथ है 100% वैलिडेटेड है। जो इनके काम है ये वो काम कर रहे हैं दोनों के दोनों, निश्चिंत हो जाते हो यहाँ से। फिर तुम उस पर कोई फिर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कि नहीं यार ये कितना राउंड घुमा रखा है, उसका शॉर्ट रखो कहीं पे, बोले ये है इस पैरामीटर का सबूत। ठीक है, इस तरीके से वैलिडेट करना है इसको ये। ओके, ये तो ये आपके इसके अंदर में पैरामीटर हो गए इसके एक कास्टिंग के। ठीक है, और कोई छूट रहा है क्या? आईपी और क्या छूट रहा है, और क्या बता रहे हो? वो अलग डाई का पैरामीटर हो गए। डाई डिजाइन होने के बाद में, अभी हम डाई बना रहे होते तब मैं फिर अंसारी जी को बोल रहा होता कि भाई डाई के आओ, डाई के डिजाइन कर लेते हैं। अभी बन चुकी ना वो डाई, अब उस जो भी हमारे पास, इसीलिए मैंने लिख लिया ना यहाँ पे कि जो भी चीज हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हम अपनी मशीन के अंदर चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। अगर नहीं चला पाएंगे तो फिर मैं फिर बोलूंगा अंसारी जी इसमें कुछ करेक्शन कर लेते हैं, आ जाओ। जब ये इन्होंने बना दी
इन्होंने उसके बाद में फिर हम ये बोल रहे हैं कि अब चल सकती है, क्यों अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं ना नजर, हमें कोई दिक्कत नजर नहीं आएगी, नहीं हाँ नहीं हो पा रही, तो इसलिए कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। गेट एरिया का यू, हाँ हम जो पैरामीटर और बात कर रहे हैं कि गेट वेलोसिटी हम चेक कर सकते हैं कि हमारी इस पे गेट वेलोसिटी कितनी होगी, हमें आईपी का प्रेशर जो है कितना चाहिए होगा। हमने कास्टिंग प्रेशर 600 लिया है ना, अभी तुम कितना चला रहे हो आईपी वहां पे, नोट किया हुआ नहीं किया हुआ? क्यों, आईपी तो दिखाता है उधर प्रेशर में, गेज में, बड़े वाले में। फिर टर्न में तो करना ही है, टर्न में तो करना ही, जितनी चीज अवेलेबल है वो सारी नोट करनी है, ठीक है। आईपी का प्रेशर भी नोट करना है। अब आईपी का प्रेशर नोट कर लो कि तुम्हें आईपी कितना रखना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या है कि तुम ज्यादा आईपी रखोगे अपनी डाई खराब करोगे, अपने प्लंजर की लाइफ खराब करोगे, डाई लाइफ खराब करोगे, डाई के अंदर ब्रेकडाउन बढ़ाओगे ज्यादा प्रेशर रखने के बाद में। तो इस 600 के हिसाब से ही प्रेशर रखो, बस 600 कास्टिंग प्रेशर के हिसाब से। तो चेक कर लेते हैं कि हमें आईपी जो है कितना चाहिए होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला सुना है, देखा ये वाला, ये क्या है, आईपी इंटेंसिफिकेशन प्रेशर, सीपी क्या है यहाँ पे, कास्टिंग प्रेशर, स्मॉल डी क्या है आपका, प्लंजर डायमीटर, कैपिटल डी क्या है, इंजेक्शन सिलेंडर का डाया, इंजेक्शन सिलेंडर का डाया, मशीन के इंजेक्शन सिलेंडर का डाया, ठीक है। आईपी के कैलकुलेट करते हैं। कास्टिंग प्रेशर हमने कितना रखा है यहाँ पे, 600 केजी। 600 केजी कास्टिंग प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए कितना आईपी चाहिए होगा वो कैलकुलेट करते हैं हम। प्लंजर का डायमीटर कितना है हमारा, 2.25, और मशीन का मैं आपको बता दूं 100 टन से लेके 400 टन तक जो इंजेक्शन सिलेंडर का डाया होता है वो 120 mm के आसपास होता है, ठीक है। अलग अलग मेक जो है, जैसे एल के है उसका 110 हो सकता है, ठीक है। और आपकी जो पुरानी मशीनें हैं, पुरानी मशीनें मतलब पुरानी तुमने देखी होंगी, पता नहीं देखी नहीं है, एचएमटी वगैरह की, जिनका इंजेक्शन का सिलेंडर देखने में ऐसा होता था, 120 टन मशीन का बता रहा हूं मैं, इतना मोटा, उनके अंदर में क्या होता था, सिंगल एक्यूमुलेटर होता था बस, किसी किसी में वो एक्यूमुलेटर भी नहीं होता था, उसका सिलेंडर का डाया और मोटा। इंजेक्शन वाला सिलेंडर का डाया काफी मोटे होते थे पुरानी मशीनों में। जब से ये एक्यूमुलेटर आए ना मशीनों के अंदर में, तब से इंजेक्शन के डाया पतले होते गए हो, ठीक है। तो जो अभी मशीनें आ रही है हमारे पास 100 टन से लेके 400 टन तक, उसका इंजेक्शन का डाया 120 mm होता है। वैसे ही हर मशीन के मैनुअल में तुम्हारे को ये मिल जाएगा ये, ठीक है। तो कैपिटल डी क्या, ओ सॉरी, बिल्कुल 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 सही कह रहा है, 4.5, और ये 120 है तो mm है ना, 12 हो गया ना डाया, 120 का है तो 12 सेंटीमीटर हो गया ना भाई, करो 4.5 डिवाइडेड बाय 12 का होल स्क्वायर, कितना 84 पक्का, 4.5 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया, हम्म, .37, इसको 0.37 को स्क्वायर करेंगे तो
0.14 को 600 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 मान लो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर में कि आपको इस कास्टिंग को भरने के लिए लिटरली अगर बात पूछो तो इंटेंसिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। इतना तो आपका इंजेक्शन का प्रेशर होगा थ्रू आउट, होगा नहीं होगा? ठीक है, तो इसको मिनिमम अभी कितने टर्न खोले हुए हैं तुमने? इसके 3 टर्न खोले हुए हैं, तो 1.5 टन लिख लो। इसको 1.5 टन पे चलाना है। इससे पहले एक बार ये जो 12 करा है ना तुमने यहाँ पे, इसको 10 करके एक बार कैलकुलेट करना। .5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, 0.45 है ना। 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.45 कितना हो गया? 0.20 मल्टीप्लाई बाय 600, 120 ना। हाँ, तो कुल मिला के कोई ज्यादा फर्क है नहीं। तुम्हारा इंजेक्शन प्रेशर भी इतना ही होगा और ज्यादा ही होगा इससे, 120 से 130 रखा हुआ है तुमने। तो इसको 1.5 टन लिख लो, 1.5 राउंड इंटेंसिफिकेशन वाले को। इसमें अननेसेसरी लगाने की जरूरत ही नहीं है 200, 300, 400 बिना मतलब। क्यों? है? तो इसकी एक पैरामीटर नोट कर लो इसमें ना, पैरामीटर नोट कर लो। अब मेरे को एक बार समरी बता दो एक अलग पेज पे, इसके पैरामीटर जो हमने फिक्स किए हैं इस वाली कास्टिंग के, वो एक बार जो है नोट कर लो।